देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बाबा की। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में लगातार 3 दिन तक चले सर्वे और वीडियोग्राफी के बाद दावों के तूफान है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने बयान हैं। तीसरे दिन के सर्वे के बाद खबर आई कि नंदी का इंतजार पूरा हुआ और बाबा मिल गए। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद के भीतर वजू खाने में शिवलिंग मिला है। 353 सालों के बाद आखिरकार बाबा विश्वनाथ मिल गए। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया है। मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए हर कोई अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहा है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष की चुप्पी पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। तो बीजेपी ने विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। हमने विपक्ष के कई नेताओं से उनकी राय जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को यहां पर तैयार नहीं है। और बीजेपी ने साफ तौर पर यह सवाल खड़ा किया है कि इस पूरे मामले पर विपक्ष आखिर चुप क्यों है। आपदा वाला क्या रूल है उसके हिसाब से करना चाहिए। तो ये सब जिला में ये काम हो रहा है, लेकिन उसकी एक समीक्षा राज्य पैमाने पर माने हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहेंगे, प्रदेश के अधिकारी रहेंगे, लेकिन पूरे राज्य के जिला अधिकारी इस व्यवस्था से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहेंगे। पिछले साल भी ये कार्यक्रम हुआ था। ज्ञानवापी के मामले में अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। दावों को हम सच नहीं मान सकते। कोर्ट में जांच वाली कमेटी जब प्रमाण पेश करेगी, उसके बाद कोर्ट खुद बता देगा कि वहां क्या है क्या नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर मुल्क के तमाम तबकात को एक रहना होगा। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को उठा करके कुछ लोग चाहते हैं कि फिर से फिरकावाराना माहौल इस मुल्क में बने। ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसने ये साबित किया है कि मुल्क के सभी लोगों को, खास तौर से बनारस के ज्ञानवापी के जो मुसलमान हैं वहाँ पे जो नमाज पढ़ते हैं, उनको उनके हुकूक दिए गए हैं। ज्ञानवापी को लेकर के जिस तरह से आज विवाद खड़ा हुआ है, इतिहास को कुदेरने का प्रयास किया जा रहा है। अब माननीय न्यायालय में मामला है, माननीय न्यायालय से जो फैसला आएगा सबको मान्य होगा। लेकिन आज जो बीजेपी जिस माहौल को बनाना देश में चाह रही है, 2024 का एजेंडा सेट करना चाह रही है, ये मंदिर मस्जिद, ये अजान और बुलडोजर और लाउड स्पीकर और रामायण हनुमान चालीसा, ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भुखमरी पर, इस पर कब बात होगी। और देखिए, कई इतिहासकारों ने जिक्र किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर तालाब है और उसी में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का शिवलिंग फेंकवा दिया था। एस आलतेकर समेत कई इतिहासकारों का मानना है कि 2 सितंबर 1669 के दिन औरंगजेब ने विश्वेश्वर मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और मंदिर की जगह मस्जिद बनवा दिया गया था। इसके बाद मंदिर में रखे शिवलिंग को इसी मस्जिद परिसर में छिपाने के लिए फेंक दिया गया था। तो मंदिर में रखे शिवलिंग को मस्जिद परिसर में फेंक दिया गया था। जो तमाम इतिहासकार हैं उनकी तरफ से ये जानकारी मिली है। विश्वनाथ मंदिर पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में टूटा था। और अब आपको बताते हैं कि कब कब मंदिर को तोड़ा गया। तो देखिए, विश्वनाथ मंदिर पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में टूटा, जिसने 1194 ईस्वी में बनारस पर कब्जा किया था। कई मंदिरों को मस्जिद में यहाँ पर तब्दील किया गया था। मंदिरों की सामग्री से मस्जिद का निर्माण किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा बनवाया गया था। वहीं 1447 में सुल्तान महमूद शाह ने मंदिर को दोबारा तोड़ दिया। 1585 में टोडरमल ने इसे दोबारा बनवाया। शाहजहां के आदेश पर उसे तोड़ने का प्रयास किया गया। विरोध के कारण वे मुख्य मंदिर को नहीं तोड़ पाए। 63 नए मंदिरों को तोड़ दिया गया। औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया। औरंगजेब का फरमान ये आया कि एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। और आज इस पूरे मसले को लेकर काफी महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज वाराणसी कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। में मिले
बाबा विश्वनाथ, मिल गए भगवान भोलेनाथ। खत्म हुई नंदी की प्रतीक्षा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यही हैं आदि विश्वेश्वर? और बढ़ते आगे, बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में फरार चल रहे 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की टीम ने राजधानी पटना के अलावा नवादा, भोजपुर समेत कई जिलों में छापेमारी की। दरअसल अब तक के अनुसंधान के दौरान एसआईटी के हाथ कई अहम जानकारियां मिली हैं। पेपर लीक करने और उसे वायरल करने के मामले में जिन संदिग्धों की भूमिका सामने आई है, उन लोगों ने एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया था। आर्थिक अपराध इकाई ने सीआरपीसी के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए टेलीग्राम और गूगल डॉक से कई जानकारियां मांगी थी। सूत्रों की अगर माने तो इनमें से कुछ जानकारियां एसआईटी को भी मिली हैं। आगे की जांच में ये जानकारियां अहम सबूत के तौर पर मददगार साबित होंगी। राजधानी पटना के डायल 100 में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को भी एसआईटी अब खंगाल रही है। इसके लिए पटना पुलिस की मदद भी मांगी गई है। इधर बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच कर रही एसआईटी के कामकाज की समीक्षा मंगलवार को आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने की। इस दौरान एसआई टीम में शामिल सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट लेने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए अफसरों को एडीजी ने अपने स्तर पर कई दिशा निर्देश दिए। सूत्रों की अगर माने तो एसआईटी में शामिल डीएसपी रैंक के सभी अधिकारियों को अलग अलग बिंदुओं पर एडीजी ने अपने स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी है। और आइए अब आपको गूगल डॉक्स के बारे में कुछ जानकारियां दे देते हैं। तो ये एक निःशुल्क वेब आधारित एप्लीकेशन है। डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फोटो डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्ट करना, क्रिएट करना, एडिट करना और इसमें अपडेट की सुविधा भी होती है। फॉन्ट, फॉर्मूला, लिस्ट, टेबल्स, इमेज का फॉर्मेट की भी इसमें सुविधा दी जाती है। कंप्यूटर के साथ एंड्रॉइड, आईफोन, आईपैड में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब आपको टेलीग्राम के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। टेलीग्राम एक ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप है। व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर की तरह ये काम करता है। वीडियो कॉल का फीचर होता है इसमें। फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट शेयर की इसमें सुविधा भी मिलती है। फिल्म और वेब सीरीज का इसमें लिंक मिलता है। और अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि टेलीग्राम ऐप 2013 में लॉन्च हुआ था। फिलहाल इसके मंथली यूजर 200 मिलियन के करीब हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है। और चलिए बढ़ते आगे। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर सीएम नीतीश कुमार आज महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें कई विभाग के मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि न सिर्फ बैठक में बाढ़ और सुखाड़ से निपटने का फीडबैक मुख्यमंत्री लेंगे, बल्कि कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दे सकते हैं। तो सीएम नीतीश कुमार आज बाढ़ सुखाड़ पर बैठक करने वाले हैं और जो भी कामकाज किए गए हैं उसकी समीक्षा को लेकर ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। सीएम आवास पर ये बैठक होगी जिसमें कई मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे और सबसे उनका फीडबैक लिया जाएगा। बाढ़ और सुखाड़ को लेकर सीएम की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फीडबैक होना चाहिए, क्या क्या तैयारी होना चाहिए, कैसे आपदा वाला क्या रूल है उसके हिसाब से करना चाहिए। तो ये सब जिला में ये काम हो रहा है, लेकिन उसकी एक समीक्षा राज्य पैमाने पर माने हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहेंगे, प्रदेश के अधिकारी रहेंगे, लेकिन पूरे राज्य के जिला अधिकारी इस व्यवस्था से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहेंगे। संभावित बाढ़ और सुखाड़ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक अन्य मार्ग में एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें वो उन तमाम विभागों से
जानकारी लेंगे, फीडबैक लेंगे कि जो अगले महीने बिहार में मानसून का प्रवेश होगा और कई जिलों में जो बाढ़ की स्थितियां हो जाती है उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी है। तो जाहिर सी बात है ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें कई विभाग के मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे और ये जानकारी ली जाएगी कि कई जिलों में जो बाढ़ की स्थिति हो जाती है तो वैसा जानमाल का नुकसान न हो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं। जाहिर सी बात है लगातार तटबंध का निरीक्षण जल संसाधन मंत्री कर रहे हैं, जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, आपदा विभाग को भी अलर्ट किया जाएगा। और इसके अलावा जो दक्षिण बिहार के कई इलाकों में जो सूखे की स्थिति हो जाती है तो सूखे से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय किया जा रहा है, इसको लेकर भी कई विभाग के मंत्रियों से फीडबैक ली जाएगी। तो जाहिर सी बात है आज एक अन्य मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और जिसमें संभावित बाढ़ और सुखाड़ को लेकर तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर साल उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं और दक्षिण बिहार के कई जिले सूखे से प्रभावित हो जाते हैं। तो इस बार परिस्थितियां खराब ना हो और परिस्थितियां को अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक है जिसमें कई विभाग के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे और तमाम लोग मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी देंगे कि संभावित बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए बिहार में बाढ़ से प्रभावित जिलों के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, पटना, वैशाली, लखीसराय, भोजपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय और मुंगेर, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर बाढ़ की आशंका लगातार बनी रहती है। और इन्हीं सब जिलों के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री की अहम बैठक होने वाली है कि किस तरीके से बाढ़ से निपटने के लिए जो तैयारियां की गई हैं वो कितनी कारगर हैं। इसको लेकर आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण माने जा रही है। बढ़ते आगे, आरजेडी से राज्यसभा में कौन जाएगा, इसको लेकर लगातार मंथन जारी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि मीसा भारती का राज्यसभा जाना लगभग तय है, जबकि दूसरे नाम को लेकर अभी पेच फंसा है। दूसरे नाम में हिना साहब का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। आपको बताते चले कि हिना साहब दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी के नाम पर चर्चा हो रही है। लालू प्रसाद दोनों नाम पर अंतिम मोहर लगाएंगे। तो आरजेडी से राज्यसभा में कौन जाएगा, इसको लेकर अटकलों का जो बाजार है वो बेहद गर्म है। मीसा भारती का नाम लगभग तय बताया जा रहा है, लेकिन आज दूसरे नाम पर भी मोहर जो है वो लग सकती है। दरअसल मीटिंग से पहले तेजस्वी यादव पटना लौटे थे। मीटिंग के बारे में तेजस्वी ने सारी बातें बताई, लेकिन जब मीसा भारती का नाम आया तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे पर अभी कुछ भी नहीं कह सकते। सुनिए मीटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, इस पे ना हम कुछ कह नहीं सकते। ये पूरा प्रोसीजर पहले पार्लियामेंट्री की बैठक हो जाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उसके बाद राष्ट्रपति जो निर्णय लेंगे वही होगा। तो देखिए, आपको बताते चले कि आरजेडी में राज्यसभा में कौन जाएगा, इसको लेकर संशय लगातार बरकरार है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी अमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, आरजेडी से राज्यसभा में कौन जाएगा, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मीसा भारती का नाम यहाँ पर सबसे ऊपर सामने आ रहा है कि उनका जाना लगभग तय है। दूसरे नाम की आज घोषणा हो सकती है। कौन कौन से नाम इस वक्त रेस में है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नामों को लेकर के कल आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई और उस बैठक में नेता प्रतिपक्ष जो है वो शामिल नहीं हुए। राबड़ी देवी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। तेज प्रताप भी वहां मौजूद थे और अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो बड़ी ही चौंकाने वाली है कि तेज प्रताप यादव भी राज्यसभा जाना चाहते हैं। ये थोड़ी देर पहले आरजेडी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, महत्वपूर्ण जानकारी, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने भी अपने पार्टी में परिवार में इच्छा जाहिर की है कि वो भी राज्यसभा जाना चाहते हैं। मीसा भारती का नाम लगभग फाइनल है, उसमें किसी को संशय नहीं है। लेकिन दूसरा कौन होगा, इसको लेकर के जिस्ट फंसी हुई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी है, बाबा सिद्दीकी है, हिना साहब है और अब तेज प्रताप यादव भी इस रेस में आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये मामला सुलझाना इतना आसान नहीं होगा। एक सीट है, 4 नाम जो है वो सबसे ऊपर है। वैसे नाम की फहरिस्त लंबी है, लेकिन जो 4 प्रमुख नाम है उसमें तेज प्रताप यादव का नाम शामिल हुआ है।
हिना साहब हैं, बाबा सिद्दीकी और अब्दुल बारिक सिद्दीकी। तो इस पे निर्णय लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चूंकि सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड और स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड दोनों ही की बैठक हुई थी और दोनों की बैठक की अध्यक्षता राबड़ी देवी ने किया और दोनों ही बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उन्होंने लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उन्हें अधिकृत कर दिया कि उनका फैसला जो है वो सर्वसम्मति से पार्टी के तमाम जो नेता हैं, सदस्य हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं सभी स्वीकारेंगे। तो अब सबकी नजर ये है कि लालू प्रसाद यादव क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव इससे पहले भी जो राज्यसभा के कैंडिडेट्स का चयन की प्रक्रिया चली थी तो उस दौरान उन्होंने काफी चौंकाने वाले निर्णय लिए थे। तो इस पर भी उम्मीद की जा रही है कि कोई चौंकाने वाला निर्णय लालू प्रसाद यादव की तरफ से सामने आ सकता है और कहा यह भी जा रहा है कि आज देर शाम तक ये निर्णय हो जाएगा कि दूसरा शख्स कौन होगा, क्योंकि पहले प्रत्याशी की अगर बात करें तो मीसा भारती का नाम लगभग फाइनल है, उसमें किसी को संशय नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे नाम की जो है पेश फंसी है तो उसे आज लालू प्रसाद यादव सुलझा लेंगे और वो नाम भी सामने आ जाएगा। बिल्कुल, चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बिहार में शराबबंदी के लिए सरकार से लेकर प्रशासन पूरी तरह जोर लगाए हुए है, लेकिन शराब माफिया हर बार प्रशासन को चकमा देकर तस्करी कर रहे हैं। अररिया में शराब माफियाओं ने नया पैंतरा आजमाया, लेकिन उत्पाद विभाग की निगाह से बच नहीं सके। रिपोर्ट देखिए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, पर फिर भी शराब माफिया हर दिन नए नए पैंतरे अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। अररिया जिले में शराब तस्करी का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। फारबिसगंज के सिमराहा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक कंटेनर शराब जब्त किया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। शराब की खेप असम से लाई जा रही थी। हैरत की बात यह है कि तस्कर वाटर सप्लाई मशीन के अंदर शराब छिपाकर ला रहे थे। बताया जा रहा है कि बड़े कंटेनर के अंदर वाटर सप्लाई मशीन के भीतर शराब की खेप इस तरह सेट की गई थी कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। मद्य निषेध विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कंटेनर को पकड़ा और इलेक्ट्रिक कटर से वाटर सप्लाई मशीन को काटकर शराब के कार्टून निकाले। ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और अवैध शराब के खिलाफ बिहार में पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की ओर से छापेमारी में जब्त शराब को नष्ट भी किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जारी रखते हुए किशनगंज पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस लाइन और कोचाधामन थाना परिसर में जब्त अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया। शराब को नष्ट करने के लिए पुलिस ने जेसीबी की मदद ली। पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे अभियान की निगरानी के लिए थाना परिसर में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। पुलिस की तरफ से आगे भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रखने की बात कही जा रही है। और वहीं बेगूसराय जिले में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अवैध शराब के खिलाफ एंटी लिकर टास्क फोर्स की तरफ से तेगड़ा थाना के नौनपुर चौर में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान खेत में शराब निर्माण के लिए छिपाकर रखी गई सामग्रियों को नष्ट किया गया। हालांकि पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफिया मौके से फरार हो गए। पुलिस मौके से फरार माफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बेहटा से बता रहे हैं, जहां पर कोरहर पंप के समीप भीषण हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर बेहटा से, कोरहर पंप के समीप भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने शिक्षक को यहां पर रौंद दिया है। शिक्षक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद बवाल काटा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर NH30 को जाम कर लोगों की ओर से जमकर हंगामा किया जा रहा है। 10 घंटे में 3 लोगों की यहां पर हादसे में मौत हो चुकी है और इसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है।
और वहीं पटना नगर निगम ने प्री मानसून नाला उड़ाही की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले 15 मई तक शहर के सभी छोटे बड़े नाले की साफ सफाई होनी थी, लेकिन ये समय सीमा बढ़ाकर अब 31 मई तक कर दी गई है। निगम की मेयर सीता साहू ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि इस बार शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। मेयर से बात की हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी ने। अभी तो चल रहा है काम सब उड़ाही का। 31 मई तक हम लोग डेट दिए हैं कि सब उड़ाही जितना जो नगर निगम से जो जुड़ा हुआ है, जो एक्सपीडी वगैरह सब उसको पूरा कर दिया जाएगा। बोला है कि हम कर देंगे। देखिए, मजदूर नहीं मिलने का कारण था कि लगन का समय है और साथ में गेहूं कटाई का भी सीजन है, तो दोनों चल रहा है। इस कारण मजदूरों का एक कमी आ गया, जिसके कारण नाला उड़ाही का कार्य प्रभावित हुआ। तो अब मजदूर आने शुरू हो गए हैं, लगन का भी समय खत्म हो गया है, तो अब तेजी आएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।